हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 29 अगस्त 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ कह रही है, तमिलनाडु के अर्जुना नदी के किनारे मलबे में नीचे कितने साल पुराना मंदिर मिला है। तो यह मंदिर 1200 साल पुराना है जो तमिलनाडु के अर्जुना नदी के किनारे मिला है। अगर हम इसे ध्यान से देखें इंडिया के मैप में, तो तमिलनाडु में सेलम के नीचे एक नदी मिलती है अर्जुना, और इसी के किनारे यह 1200 साल पुराना मंदिर मिला है। इसके बारे में अगर हम विस्तार से पढ़ें तो तमिलनाडु के शिवकाशी के पुदुपट्टी गांव में अर्जुना नदी के तट पर एक 1200 साल पुराना मंदिर मिला है जो पूरी तरह से चूना पत्थर का बना हुआ है। 3 चैम्बर वाले इस मंदिर को पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। और अगर हम पुरातत्वविद हैं, विशेषज्ञ हैं जो प्राचीन चीज़ों के, उनकी बात माने तो यह रॉक को कट करके मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर के में 3 कक्ष हैं। पहला गर्भगृह, दूसरा अर्धमंडपम और तीसरा महामंडपम। इसके बाद हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़। पीएम नरेंद्र मोदी जी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 किस तिथि को प्रदान करेंगे। तो यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे 31 अक्टूबर को। इसके बारे में अगर हम विस्तार से देखें तो यह न्यूज़ कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 अक्टूबर 2020 इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन गुजरात में लोक प्रशासन में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। यानी यह पुरस्कार किस राज्य में प्रदान किए जाएंगे? गुजरात में होगा आयोजन इसका। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से करने और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इस पुरस्कार का दायरा बढ़ाया गया है ताकि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों के परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन की पहचान की जा सके। नमामि गंगे कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम क्राइटेरिया देखें, प्रधानमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड योजना का उद्देश्य समाज में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करना है जिन्होंने देश और समाज के लिए विशेष कार्य किए हैं। योजना के अंतर्गत उन उम्मीदवारों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य किया है। अब हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। यह कार्यक्रम 2006 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अब फिर से इसको शुरू किया जा रहा है ताकि जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को उनकी उत्कृष्टता के अनुसार पुरस्कृत किया जा सके। अधिकारी देखेंगे कि किस तरह से जिला अधिकारियों ने आर्थिक विकास, आम आदमी की भागीदारी, शिकायतों के निवारण के लिए किस तरह से कार्य किया है। उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उन्हें चुना जाएगा। नामांकन जो है उसे 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जिला का प्रदर्शन, दूसरा इनोवेशन सामान्य श्रेणी, तीसरा एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम और अंतिम है नमामि गंगे प्रोग्राम। इन चारों में से किसी भी श्रेणी के तहत आवेदन किया जा सकता है। जिला प्रदर्शन श्रेणी के अंतर्गत जिला अधिकारी अपने काम के द्वारा देखेगा कि जनता के विकास में किस तरह से उसका योगदान रहा है, साथ ही लोगों की जन भागीदारी कितनी बढ़ी है, लोगों की शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द हो रहा है या नहीं। दूसरी श्रेणी जो इनोवेशन श्रेणी है यह अलग है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर अवार्ड दिए जाएंगे। तीसरी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं शहरी के तहत भी जिला को पुरस्कृत किया जाता है। और अंतिम पॉइंट कह रहा है, अवार्ड के लिए उन्हीं को चयनित किया जाएगा जिन्होंने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच में विशिष्ट कार्य किए हैं। इसके बाद देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ कह रही है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने कितने नए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्षेत्रों की घोषणा की है। तो ये नए सर्वेक्षण क्षेत्र जो शुरू किए गए हैं, 7 नए सर्कलों की घोषणा की गई है भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पूरी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ, हम्पी ये नए क्षेत्र सर्कल हैं जिनकी घोषणा की गई है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रायगंज,
त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्पी। पुरातात्विक स्मारकों के पंजीकरण और संरक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के अनुसार ही यह कदम उठाया गया है। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ कह रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किस तिथि को राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे? तो यह शामिल किए जाएंगे 10 सितंबर को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना में हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर एक समारोह में शामिल करेंगे। इसके लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली को भी आमंत्रित किया जाएगा। ये फ्रांसीसी लड़ाकू विमान वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। लड़ाकू विमान पहले ही लद्दाख क्षेत्र में उड़ान भर चुके हैं। तो 31 अक्टूबर के बाद यानी अगले माह की 10 तारीख को इन्हें ऑफिशियली भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर शामिल है? तो नीति आयोग यह सूचकांक तैयार करता है निर्यात के आधार पर, निर्यात की तत्परता के आधार पर, और इस वर्ष गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। पहले पर गुजरात, दूसरे पर उसी के नीचे महाराष्ट्र और तीसरे पर उसके नीचे तमिलनाडु। याद कैसे रखेंगे? सीरियल से, जैसे इंडिया के मैप में है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र और उसके नीचे कर्नाटक के बगल में तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसने माई IAF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो माई मतलब मेरा, IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। यह एप्लीकेशन वायुसेना के द्वारा ही लॉन्च की गई है और यह इसलिए लॉन्च की गई है जिससे करियर संबंधी सूचनाओं को आसानी से जो चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना उन तक पहुंचाई जा सके। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी ने IAF मुख्यालय में डिजिटल इंडिया पहल के तहत इसे लॉन्च किया है। माई IAF की मुख्य बातें हैं कि इसमें ऐप में एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है जो उम्मीदवारों को एक उपयुक्त एप्लीकेशन अनुभव प्रदान करने में हेल्प करेगा। इसमें भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों जैसे विवरण होंगे। इस एप्लीकेशन में IAF में लाइफ, IAF में रैंक और एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री से संबंधित क्विज की जानकारी भी दी जाएगी। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, UEFA चैम्पियनशिप 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है बायर्न म्यूनिख ने। जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब FC बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर यूरोपीय फुटबॉल संघ UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोनों के बीच फाइनल मैच पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। बायर्न म्यूनिख ने अपना 6ठा यूरोपीय खिताब जीता है। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख अपने पहले यूरोपीय कप विजेता भी बन गए हैं, जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं, यानी इसने कोई भी मैच हारा नहीं है और दूसरे नाबाद रहे हैं। टीम ने यह खेल कोच हैंस डाइटर की परामर्शता के तहत खेला है। FC बायर्न म्यूनिख के बारे में यह बता दें कि यह 1900 में स्थापित किया गया था और 1932 में अपनी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। यह जर्मन फुटबॉल के इतिहास में सबसे सफल क्लब है जिसने कई यूरोपीय सम्मानों के साथ रिकॉर्ड 30 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। तो बायर्न म्यूनिख 2019-20 का UEFA चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम किए हैं। किसको हराया है इन्होंने, ये याद रखिएगा, पेरिस
इसके बाद देखते हैं अपनी अगली न्यूज़। निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो हमें पता है म्यांमार से सबसे ज़्यादा ये स्थानांतरित हुए थे बांग्लादेश, और बांग्लादेश से भारत में आ रहे थे। तो यह जो 10 लाख रोहिंग्याओं को स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट करने की बात है, यह बांग्लादेश में चल रही है और इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। पहले इस न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश मानसून सत्र के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार के भीड़-भाड़ वाले शिविरों से भाषण चार द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। भाषण चार बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन द्वीप जिसका दायरा लगभग 40 किलोमीटर स्क्वायर का है और जहां बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह बनाए हैं। 1 लाख के लिए बनाए हैं लेकिन स्थानांतरित 10 लाख को कर रहे हैं। नोटिस करिएगा ये न्यूज़। सरकार म्यांमार के शरणार्थी समुदाय को रहने के लिए बेहतर जगह देने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। ढाका में एक वेबिनार के दौरान बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमन ने यह घोषणा की है और इसका यूएसए ने बहुत ज़्यादा विरोध किया है। क्यों किया है, अब इसे हम समझते हैं बांग्लादेश के मैप से। अगर हम बांग्लादेश के लोकेशन देखें वर्ल्ड में, तो ये इंडिया के ईस्ट में पड़ने वाला एक छोटा सा देश है जो भारत और म्यांमार के बीच में है। अब बांग्लादेश के मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो बांग्लादेश के मैप में जो आपको बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो आपको ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये जो आपको दिख रहा है, हल्दिया से लेकर यहाँ पे हल्दिया से लेकर और पूरे म्यांमार तक, ये पूरा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा रहता है और भूमि जो है बहुत ही ज़्यादा अस्थिर है। यहीं पर एक द्वीप पड़ता है सैंडविप द्वीप और इसी के वेस्ट में पड़ता है साउथ हाटिया। इन दोनों द्वीपों के बीच में एक छोटा सा जो आइलैंड आप ये देख रहे हैं, सैंडविप द्वीप और साउथ हाटिया के बीच में जो छोटा सा आप द्वीप देख रहे हैं, यही है आपका भाषण चार द्वीप। देख सकते हैं आप ये द्वीप कितना ही ज़्यादा खतरनाक जगह पर है जहाँ पर साइक्लोन्स और बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है और इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 40 वर्ग किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर स्क्वायर का है। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ने 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को शिफ्ट करने की घोषणा की है। इसी वजह से इसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो यूएन हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हो। इसके बाद देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ कह रही है किस देश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण जीता है। तो यह न्यूज़ हमने आपको कल भी बताई थी। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं भारत के बेंगलोर के नीलकंठ जी। नीलकंठ ने अपना फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर के साथ साथ 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और इन्होंने शकुंतला देवी जी का रिकॉर्ड भी तोड़ा है और इन्होंने गोल्ड पदक जीतकर भारत को पहला स्वर्ण दिलाया है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं किस शहर ने परिवहन परियोजना हेतु AIIB के साथ, AIIB का फुल फॉर्म क्या होगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरिक इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो यह समझौता मुंबई ने किया है। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AIIB साइंड एग्रीमेंट फॉर $500 मिलियन लोन टू इम्प्रूव नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ मुंबई रेलवे। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना तृतीय के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना मुंबई के उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशीलता के साथ साथ सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा भी प्रदान करेगी। अनुमान है कि परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री हैं जो बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होंगी।
इसके बाद आज की अगली न्यूज़ कह रही है भारत की पहली महिला डीजीपी का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहली आईपीएस किरण बेदी जी ही हैं, ठीक है। लेकिन पहली महिला डीजीपी कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। और ये 2004 में उत्तराखंड की डीजीपी बनी थी और ये देश की पहली महिला डीजीपी हैं और दूसरी आईपीएस अधिकारी हैं किरण बेदी जी के बाद में। किरण बेदी जी के बाद में ये देश की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी थी। 1973 बैच की अफसर कंचन जी को 2004 में उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया था, तब वह चर्चा में आई थी और अभी जब मृत्यु हुई है तब चर्चा में आई हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है यूएस ओपन में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी रोजर फेडरर से मुकाबले के बाद चर्चित भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो रोजर फेडरर दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं और इनको बहुत कड़ी टक्कर यानी इनके साथ बहुत अच्छा मैच हुआ था सुमित नागल जी का, जिसकी वजह से सुमित नागल जी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। भारत के सुमित नागल ने अपने ग्रैंड स्लैम सफ़र की अच्छी शुरुआत की। उन्होंने यूएस ओपन के अपने पहले ही सेट में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी रोजर फेडरर को 6-4 से हराया। हालांकि इसके बाद फेडरर ने इस 22 वर्षीय खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और अगले 3 सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। नागल ने क्वालिफायर्स में ब्राज़ील के जोआओ मेनेजेस को 5-7, 6-4, 6-3 से हराकर मेन राउंड में जगह बनाई थी। नागल से पहले देवर्मन, यूकी भांबरी और साकेत मैनी के साथ साथ प्रजनेश गुन्नेश्वर ही 2010 से अभी तक पुरुष एकल सिंगल में खेले हैं। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, सुमित नागल से पहले सोमदेव देववर्मन, दूसरे हैं यूकी भांबरी, तीसरे हैं साकेत मैनी और चौथे और आखिरी हैं प्रजनेश गुन्नेश्वर। यही 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरुष एकल सिंगल में खेला है, यानी सुमित नागल 5वें हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अब क्या होगा? तो बीजेपी अभी भी थकी नहीं है नाम बदलने से और इसने फिर से फिरोजशाह कोटला मैदान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया है और अब फिरोजशाह कोटला का नाम अरुण जेटली स्टेडियम होगा। डीडीसीए, यह फैसला लिया किसने है? डीडीसीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला किया है। अब दिल्ली के इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर होगा। जब जेटली जी डीडीसीए के अध्यक्ष थे तब दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके। उनमें विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन और ईशांत शर्मा का नाम भी शामिल है। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है 85 साल में यानी 85 ईयर्स की एज में क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला करने वाले खिलाड़ी सेसिल राइट किस देश के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं वेस्ट इंडीज़ के 85 वर्ष के तेज गेंदबाज सेसिल राइट ने उम्र को धता बताते हुए अब जाकर क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बनाया है। राइट ने बताया कि वह अगले 2 सप्ताह में संन्यास लेंगे। राइट ने जमैका के लिए गैरी सॉबर्स और वेस हॉल जैसे दिग्गजों के खिलाफ एक प्रथम श्रेणी मैच खेला है। 60 साल के अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने 7000 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। इसके बाद आज की अगली और आखिरी न्यूज़ कह रही है आरबीआई ने सरकार को कितने लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। और एक बार फिर से खराब वित्त व्यवस्था के चलते आरबीआई से पैसा ले रही है सरकार और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अब तक का सबसे ज़्यादा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सोमवार को केंद्र सरकार को लाभांश और सरप्लस फंड के मद से रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का निर्णय किया है।
रिजर्व बैंक ने विमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अब तक का सबसे बड़ा 1,76,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ के अधिशेष और 52,637 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान के रूप में यह धनराशि सरकार को आरबीआई देगा। उम्मीद करते हैं इससे जो वित्त व्यवस्था में सुस्ती चल रही है वो दूर होगी और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। और आखिरी में देखते हैं आज कौन सा दिवस यानी डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को दो इम्पॉर्टेंट डेज हैं हमारे। पहला है हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि द फर्स्ट सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 29 अगस्त 1949, 4 years आफ्टर द फर्स्ट यूएस न्यूक्लियर टेस्ट। हमें पता है कि अमेरिका ने सबसे पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। उसी के 4 वर्ष बाद सोवियत यूनियन यानी रशिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। कब? 29 अगस्त 1949 को। और इसके बाद भी वह रुका नहीं। सोवियत यूनियन ने अगले 4 डेकेड यानी 40 वर्ष के समय में लगभग 456 न्यूक्लियर टेस्ट, 40 वर्ष में 456 यानी हर साल लगभग वो 10-12 टेस्ट कर रहा था। कहाँ पर? जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट है रशिया की, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में 456 न्यूक्लियर टेस्ट अगले 40 साल में यानी 1989-1990 तक उसने किए। और ये सब उस ड्यूरेशन में किए गए हैं जब रशिया और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। तो 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इसलिए जिससे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका सही इस्तेमाल करना सीख सकें और इसे डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके बाद नेक्स्ट है आज हमारा इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, ये नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये भारत में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है मेजर ध्यानचंद सिंह की। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ था, याद ऐसे ही रखिएगा। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मेजर ध्यानचंद बर्थडे special on National Sports Day to honor the wizard Major Dhyanchand, the hockey legend, on his birth anniversary. Some information is given. क्या है इनके बारे में? पहला ये देखते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन फॉन्ड मेमोरी ऑफ द विजर्ड ऑफ हॉकी। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ एक फैक्ट दिया हुआ है, अगर आपको पता हो, कि हॉकी अथॉरिटी इन द नीदरलैंड once broke his hockey stick to check if there was a magnet inside। यानी नीदरलैंड की जो हॉकी अथॉरिटी है उन्होंने एक बार इनकी हॉकी स्टिक तोड़कर चेक किया था कि कहीं इन्होंने मैग्नेट तो नहीं लगा रखा है अंदर। तो ये इतने अच्छे थे, इसीलिए इन्हें विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। तो आज है मेजर ध्यानचंद सिंह का बर्थडे और आज ही मनाया जाता है भारत का नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो इसके बाद मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।